आज हम लोग को देखना है एप्लीकेशन एंड इम्पोर्टेंस और एंड यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका यूज होता है वो यूज होता है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस यानी कि पहचानने के लिए। तो देखो भाई, ट्वेल्थ में जैसे हमारा बोर्ड में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स में दो होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक एनालिसिस जिसमें हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, और दूसरा एक होता है ऑर्गेनिक एनालिसिस जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम एनालिसिस करते हैं, यानी हम उसे पहचानते हैं। आपको अननोन कंपाउंड दे दिया जाता है, आपको पहचानना पड़ता है। ऐसी सॉल्ट एनालिसिस में आपको सॉल्ट दे दिया जाएगा और आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है जिसमें हम टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका हम यूज करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी हम इसका यूज करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज होता है इसका, यानी टाइट्रेशन वगैरह में भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये इसका ए पार्ट है। ठीक है भाई, तो इसमें यूज होता है इन सॉल्ट एनालिसिस। अब सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होता है जिसे कैटाइन बोलते हैं, और एक नेगेटिव पार्ट होता है जिसे एनाइन बोलते हैं। पॉजिटिव पार्ट को हम बेसिक रेडिकल कहते हैं और नेगेटिव पार्ट को एसिडिक रेडिकल कहते हैं। ठीक है, सॉल्ट में एक कैटाइन होता है, कैटाइन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, जैसे Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, Ca+2। ठीक है, Mg+2, ये सब होते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल। ठीक है, और जो एनाइन होता है, एनाइन को नेगेटिव बोलते हैं, हम नेगेटिव रेडिकल बोलते हैं, या एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल के टेस्ट में मेनली इसका यूज होता है, बेसिक रेडिकल के टेस्ट में। ठीक है, इन्हें कंफर्म किया जाता है किससे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड से। बेसिक रेडिकल को कंफर्म किया जाता है किससे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड से। जैसे पहला केस इसका अपन देखने जा रहे हैं, फर्स्ट केस, प्रेजेंस ऑफ Ni+2, निकेल+2 आयन का। इसे हम किससे डिटेक्ट करते हैं? डिटेक्टेड बाय, इट इज डिटेक्टेड बाय डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये ब्लेंड रेड पीपीटी देता है। ठीक है, निकेल जो रहता है वो डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड के साथ में अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर रहता है वो रेड होता है। कैसा होता है? रेड कलर होता है। चलो, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे होता है? ब्लियंट रेड पीपीटी मिलता है आपको। जैसे कि हमने यहाँ पर डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड को लिया, CH3C डबल बॉन्ड NOH, फिर से रिपीट कर दिया, C डबल बॉन्ड NOH। इसे हम बोलते हैं डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन निकेल का जो भी सॉल्ट था, जैसे NiCl2 है सपोज करो, ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन कराई है, और हमने यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया। तो होगा क्या? यहां पर ये जो नाइट्रोजन है इसका, वो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है किसके साथ में? निकेल के साथ में। कैसे करेगा जरा समझना। ये निकेल है, ये निकेल है,
यहां पर हमने अपना डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड बनाया, CH3C डबल बॉन्ड N, और आपका एक OH ग्रुप ये लगा हुआ है। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है। लोन पेयर से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, किसके साथ में, निकेल के साथ। ठीक है, बाकी का रिमेनिंग पार्ट C डबल बॉन्ड N, और ये वाला जो नाइट्रोजन रहेगा ये ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो डोनर एटम सिर्फ ये ऊपर वाला नाइट्रोजन ही है। ठीक है, और ये बॉन्ड से लग गया। ऐसे ही बिल्कुल नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, और ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहां से लग रहा है। ठीक है, ये बाकी के जो दो नाइट्रोजन आप देख रहे हो, ये वाली, ये आयनिक बॉन्ड से लग रहा है। ठीक है, +2 चार्ज आ गया ना, तो आयनिक बॉन्ड से लगेंगे, और इसे अपन बोलते हैं, इसका नाम होता है निकेल डायमिथाइल। ये कॉमन नेम है, ये कोऑर्डिनेट का IUPAC नेम नहीं है। डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम इसके आगे कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं, और ना हमने यहाँ पर रोमन लेटर्स वगैरह लिखे हैं। और इसी का बनता है रेड PPT, और यही हो जाता है निकेल का कंफर्मेशन। और प्लस साथ में क्या बनता है, तो साथ में NH4Cl का फॉर्मेशन होता है, +2H2। अब निकेल का यहाँ पर कोई और अगर दूसरा पार्ट रहेगा, तो अमोनिया दूसरे पार्ट के साथ यहाँ पर लग जाए। ठीक है, ऐसे ये सेकंड पार्ट इसका, ये आपका कोबाल्ट के साथ में भी इसका भी टेस्ट देता है। कोबाल्ट +2 का भी टेस्ट देता है, किसके साथ में, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ में, बाय पोटेशियम फेरिसाइनाइड, फेरिसाइनाइड, इसके साथ में। ठीक है, जिसमें रेडिश ब्राउन PPT मिलता है आपको, जो कि एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे, कोबाल्ट का हमने कोई सॉल्ट लिया, सॉल्युबल सॉल्ट, और इसकी रिएक्शन हमने K3FeCN का होल 6, तो ये +3 स्टेट में यहाँ पर आयरन, तो हम इसे बोलते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। और ये कॉमन नेम है इसका, IUPAC नाम लिखना आप जानते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनो, और फिर यहाँ पर आयरन या फेरेट, आप ये वर्ड लिखकर उसका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसे आप लिखते हो। ये किसका फॉर्मेशन करता है, तो ये फॉर्मेशन करता है CO3FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस का, और प्लस साथ में 6KCl का फॉर्मेशन करता है। इसे नाम देते हैं कोबाल्ट हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो कोबाल्ट का सॉल्ट लेकर, सॉल्युबल सॉल्ट लेकर, उसमें पोटेशियम फेरिसाइनाइड डालकर इसे हल्का सा वार्म किया जाता है, तो आपको यहाँ रेडिश ब्राउन कलर का PPT मिल जाता है, जो कि अपने आप में कंफर्मेशन होता है किसका, कोबाल्ट का। आयरन में भी इसका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, Fe+3, इसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाती है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ। देखिए वहां पोटेशियम फेरिसाइनाइड था, यहाँ फेरोसाइनाइड है। ठीक है,
और यहां पर जो फॉर्मेशन होगा वो फेरी फेरोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? फेरी फेरोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे FeCl3 अपन ने लिया और इसकी रिएक्शन अपन ने K4FeCN6 के साथ करा दी, तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ठीक है। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ में जैसी रिएक्शन करा दी है तो इसने फॉर्मेशन किया है Fe4FeCN का होल 6 का होल थ्राइस का। अब अंदर ये जो है ये फेरो फॉर्म है, इसकी फेरो फॉर्म है, और बाहर जो है ये फेरी फॉर्म है। फेरी फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये फेरिक है, Fe+3 है, और यहां पर ये क्या है? Fe+2 है, Fe+2 है। तो ये फेरो और फेरी फॉर्म होती है, और प्लस साथ में यहाँ पर KCl का फॉर्मेशन हो जाता है। ये पोटेशियम जो यहाँ लगा हुआ है ये निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? और यहाँ पर जो फेरी फेरोसाइनाइड आपका जो यहाँ पर बनता है इसी को हम बोलते हैं, कॉमन नेम होता है इसका फेरी फेरोसाइनाइड, ठीक है। फेरी फेरोसाइनाइड होता है, और इसका जो कलर आता है वो पर्शियन ब्लू कलर आता है, प्रूशियन ब्लू कलर। प्रूशियन ब्लू कलर कैसा होता है? जैसे मोर पंख का कलर होता है वैसा कलर इसका आ जाता है। और ये 11th में भी मैंने आपको बताया था, जब हम लोग इसका 11th का जो पहला चैप्टर होता है जिसे ऑर्गेनिक सम ऑर्गेनिक टेक्निक्स कहते हैं, जहां हर एक एलिमेंट का टेस्ट करते हैं, तो वहां आयरन के टेस्ट करने में इसका यूज होता है। जब मैंने आपको ये बताया था कि इसमें अपन NOH भी डालते हैं, NOH की वजह से इसका ग्रीन कलर आता है। वैसे तो ग्रीन कलर अपने आप ही आ जाता है, अगर नहीं भी आता तो NOH डालते हैं, पर वो उसका कंफर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूरा टेस्ट वहां पर है। फिर नेक्स्ट टेस्ट होता है हमारा जिंक का 4 टेस्ट Zn+2, ठीक है। इसे भी अपन टेस्ट करते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से हम इसका भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आपको यहां पर व्हाइट PPT मिलता है। क्या मिलता है? जो जिंक हेक्सा साइनोफेरेट का होता है, यहां पर आपको व्हाइट PPT मिलता है। कैसे मिलता है? हमने जिंक का कोई सॉल्युबल सॉल्ट लिया और इसे अपन ने पहले थोड़ा सा एसिडिफाइड कर लिया, और एसिडिफाइड करने के बाद में K4FeCN का होल 6 इसमें डाला, ठीक है। तो यहां पर Zn2FeCN का होल 6 आपको ये मिल जाएगा, यानी आयनिक स्फीयर को आप रिप्लेस कर दोगे किससे? जिंक से। और ये जिंक हेक्सा साइनोफेरेट का फॉर्मेशन करेगा सेकंड, और प्लस साथ में यहां पर KCl बनाएगा, और इसका व्हाइट PPT आपको मिलता है। अच्छा, ऊपर देखना, यहां पर आपको ये कलर मिल रहा था, बहुत अच्छे से याद रखना, कलर और PPT में डिफरेंशिएट करना। यहां आपको व्हाइट PPT मिलता है नीचे, ठीक है। दूसरा, इन चीजों का हम और भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अगर हमारे पास में एक मिक्सचर हो ऑफ 2 आइंस, अगर 2 आइंस का हमारे पास मिक्सचर है तो हम उसे सेपरेट भी कर सकते हैं। कैन बी सेपरेटेड विथ कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स से या कोऑर्डिनेट कंपाउंड से हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में अमोनिकल पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन है, अमोनियम अमोनिकल, यानी इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर। K4FeCN का होल 6 इसके अंदर अमोनिकल सॉल्यूशन इसका, ठीक है। अब हमारे पास में सपोज करो कोबाल्ट है
और निकिल है, कोबाल्ट और निकिल दोनों के आइंस प्रेजेंट है हमारे किसी सॉल्यूशन में, दोनों के आइंस प्रेजेंट है इन सॉल्यूशन। तो जैसे ही हम अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड को इस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं जिसके अंदर कोबाल्ट और निकिल दोनों के ही आइंस प्रेजेंट हैं, तो जो कोबाल्ट रहता है ये एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, यानी पीपीटी बना लेता है, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है और हम इसे प्रेसिपिटेट करके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जबकि निकिल जो रहता है वो एक सिंपलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और सिमिलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो रहता है ये सॉल्युबल रहता है इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, भाई अमोनिकल सॉल्यूशन बनाया ना हमने, तो इसमें आपका ये क्या रहेगा, निकिल का जो आपका कॉम्प्लेक्स रहेगा वो सॉल्युबल रहेगा। क्या रहेगा, तो सेपरेट करने के, यानी दो आइंस को सेपरेट करने के भी काम में आपका ये आता है, एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज इसका, कौन सा यूज, बी में इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब हमें ये तो समझ में आ गया सॉल्ट में क्या क्या प्रेजेंट है। अब सॉल्ट में ये जो भी प्रेजेंट है वो कितना कितना प्रेजेंट है, कितना कितना प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, यानी कुल मिलाकर एस्टिमेशन के काम में आता है, एस्टिमेशन के काम में आता है। ठीक है, किसी एक सैंपल में कितना मेटल प्रेजेंट है ये पता लगाने काम में आता है। हमने 100 ग्राम सैंपल लिया किसी कंपाउंड का, उसमें से जो भी मेटल था उसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, उसके यही कॉम्प्लेक्स बना के। सपोज करो कोबाल्ट मौजूद था तो हमने अमोनिकल फेरोसाइनाइड डाला, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को डाला, तो ये इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। इस इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को बाहर निकाल लिया, इसमें से हमने उस मेटल का क्या कर लिया, वेट कर लिया, तो हमें समझ में आ गया कि इतने ग्राम में इतना मेटल है, तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो इसका ये परसेंटेज निकला है कि नहीं। ठीक है, तो ये परसेंटेज वगैरह पता करने के भी आपका ये काम में आता है। ठीक है, अब निकिल है तो निकिल का अपन डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स बनाकर उसे क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें काम में आती है। समझ में आ गई बात, कुछ लिखना पड़ेगा इसमें। बाय कन्वर्टिंग known amount of metal, known amount of sample into insoluble complex. ठीक है, जिसे बाद में अपन ड्राई कर लेंगे और वेट कर लेंगे, which is filtered and dried and weighed. ठीक है, और फिर उसमें से पूरे कॉम्प्लेक्स के हम वेट को माइनस कर देंगे, तो हमारा सिर्फ जितना वेट बचेगा वो किसका होगा, वो सिर्फ मेटल का वेट होगा। तो इस तरीके से मेटल का परसेंटेज हम पता कर लेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो वो सब आपको अभी खैर ये सब जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर में भी, हार्डनेस ऑफ वाटर जो रहती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से रहती है। तो कितनी हार्डनेस प्रेजेंट है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसका टाइट्रेशन कराकर, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कराकर, ठीक है ना, हम यहाँ पर हार्डनेस ऑफ वाटर का भी यहाँ पर पता लगा लेते हैं कि वाटर में आपकी कितनी हार्डनेस आपकी प्रेजेंट है, कितनी नहीं है। ठीक है, सेकंड इसका यूज होता है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स।
यानी इन मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब जैसे कि मैंने ऊपर ही आपको बताया कि निकल का भाई ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है इनसॉल्युबल, कोबाल्ट का ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो इन सब का भी हम क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाकर इसे सॉल्यूशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है ना। और भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि अगर हमारी सिल्वर, चांदी हमें निकालनी है अर्थ ओर में से, तो सिल्वर अक्सर सल्फाइड के फॉर्म में रहती है, ठीक है। ऑक्साइड का तो नॉर्मली ये फॉर्मेशन नहीं करती है, सिल्वर के ऊपर हमेशा सल्फर अटैक करता है और ब्लैक कोटिंग बना लेता है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की। तो अगर हम इसे NaCN में डालते हैं, सोडियम साइनाइड के साथ में हम इसे मिलाते हैं, तो यहाँ पर ये NaAgCN का फॉर्मेशन करता है, CN का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करता है। सोडियम डायसानो साइनो अर्जेंटेट 1, सोडियम डाय साइनो अर्जेंटेट 1 का फॉर्मेशन यहाँ पर ये करता है, और साथ में क्या बना लेता है, तो साथ में ये Na2S को निकाल देता है, Na2S को यहाँ से सोडियम सल्फाइड को निकाल देता है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, AgCN का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं, जिंक के साथ में कराते हैं, तो जिंक जो रहता है Na2ZnCN का होल 4 का फॉर्मेशन करता है, और इस सिल्वर को बिल्कुल आपका अलग निकाल कर दे देता है, सिल्वर को एज अ पीपीटी बनाकर ही आपको अलग निकाल कर दे देगा। भाई एक बार तो हमने सिल्वर सल्फाइड को लेकर इसका ये कॉम्प्लेक्स बना लिया, इस कॉम्प्लेक्स को हमने अलग कर लिया, अब इस कॉम्प्लेक्स में से सिल्वर को भी तो अलग करना है, तो हम जिंक के साथ में इसकी रिएक्शन करा देंगे, तो जिंक जो रहेगा वो Ag की जगह ले लेगा, और Ag की जगह लेकर Ag को आपका सेपरेट निकाल देगा, ठीक है। गोल्ड का करना है, तो गोल्ड का हम पोटेशियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन कराकर यहां पर गोल्ड का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे देखें, ये हमारा AU है, इसकी रिएक्शन KCN के साथ कराई हमने, ठीक है। साथ में कुछ एक पानी भी रहेगा और थोड़ी बहुत आपकी ऑक्सीजन भी रहेगी जो एयर में रहती है, तो ये फॉर्मेशन करता है KAuCN का होल ट्वाइस का प्लस 4KOH। जैसे अगर पूरी रिएक्शन को मिलाया जाए, 4 इसे लेंगे, 8 इसे लेंगे KCN को, ठीक है, 2H2O लेंगे, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेशन होगा, 4 इसके कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है। बाद में फिर से वही करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है CN का होल ट्वाइस, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हम जिंक के साथ करा देंगे, और जिंक के साथ करा देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, KZnCN का होल 4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहां से AU आपका सेपरेट हो जाएगा, गोल्ड आपका सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, गोल्ड सेपरेट हो जाएगा। तो पहले सुनार लोग बड़ा यूज किया करते थे किसका, पोटेशियम साइनाइड का, जो कि बहुत कस के बहुत ज्यादा तेज जहर भी होता है, लेकिन अब इस पर बैन लगा दिया गया, ठीक है। तो वो इसी तरीके से गोल्ड को सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते थे। मेटल्स के प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज होता है, यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। फिर इसके बाद में बायोलॉजिकल सिस्टम में भी ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड का बहुत ज्यादा यूज होता है इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। क्या यूज होता है, जैसे क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन प्लांट पिगमेंट होता है और फोटो सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीशियम का, इट इज कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन है,
हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, जो रेड पिगमेंट होता है, ठीक है ना, ये आपका आयरन का क्या है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। विटामिन B12 है, ठीक है, जो कि आपका एंटी एनीमिया फैक्टर होता है। ये आपका कोबाल्ट का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। प्लस मैंने कुछ और चीजें भी तो बताई थी आपको। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम लगता है वो किसका होता है, डी ब्लॉक का होता है। किसका होता है, डी ब्लॉक का होता है। तो डी ब्लॉक का होने की वजह से आपको ये मालूम होना चाहिए, इनका इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। इंडस्ट्रीज जो रहती हैं इसमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे ये डी ब्लॉक के हैं, तो डी ब्लॉक के हैं तो इनकी कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, कई कई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इस वजह से इन्हें यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, एज कैटलिस्ट, ठीक है। क्योंकि कैटलिस्ट का काम यही रहता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेना और किसी को इलेक्ट्रॉन देना, ताकि रिएक्शन को ये बहुत तेजी से करा दे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देखें, वाटर का जो डिकम्पोजिशन होता है ये इजिली नहीं होता है। मतलब वाटर को अगर आप तोड़ना चाहो तो ये इजिली नहीं टूटेगा, पर ये थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसका, रुथेनियम को यूज करते हो, तो वो आपका रुथेनियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ रुथेनियम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कॉम्प्लेक्स ऑफ रुथेनियम, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इनका यूज होता है। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे सिल्वर की कहीं पर भी आपको कोटिंग करनी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, सिल्वर की अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो आपको यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट ना लेकर आपको क्या लेना पड़ता है, सिल्वर अर्जेंटो, सॉरी, ये आपको यहाँ पर जो यूज करना पड़ता है वो कौन से कंपाउंड को यूज करना पड़ता है, डायसाइनो अर्जेंटेट, अर्जेंटेटो सेकंड को, सॉरी फर्स्ट को, इसको आपको यहाँ पर यूज करना पड़ता है, ठीक है। ऐसी गोल्ड की करनी है आपको, तो इससे क्या होता है, इससे सिल्वर जो मिलेगा धीमे धीमे मिलेगा, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो रहेगी वो आपकी बहुत धीमे धीमे होगी और यूनिफॉर्म होगी और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ताकि आपकी परतें ना निकले उसमें से। ऐसे गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है आर्टिफिशियल जो आपकी ज्वेलरीज रहती है उसे बनाने के लिए, तो उसके लिए आप इसका ये कंपाउंड यूज करते हो गोल्ड का। फोटोग्राफी में भी इसका यूज होता था पहले, हाइपो सॉल्यूशंस अपन यूज करते थे कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, ठीक है, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड का अपन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया करते थे पहले, जब हम फिल्म वगैरह को वॉश किया करते थे, तो सोडियम डाइसल्फेटो अर्जेंटेट 1 का हम यूज किया करते थे। इसमें हम क्या करते थे, AgBr को लेते थे और इसकी रिएक्शन Na2S2O3 के साथ में रिएक्शन कराते थे, हाइपो सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन कराते थे, ठीक है। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता था Na3Ag S2O3 का होल ट्वाइस, सोडियम डाइथायो सल्फेटो अर्जेंटेट 1, ठीक है। साथ में थोड़ा सा NaBr का भी यहां पर फॉर्मेशन होता था। डाइज और पिगमेंट में तो इसका यूज होता ही होता है, ठीक है। जैसे थैलोसाइनिन ब्लू, ये आपका कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स होता है,
जिसे डाइज या पिगमेंट्स की तरह यूज किया जाता है, एज डाइज और पिगमेंट्स। कौन यूज होता है? हेलोसाइनिन, ब्लू। अब ब्लू नाम आ रहा है तो इससे गैस लगा लेना कि ये अपने आप में कॉपर का सेकंड का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज किया जाता है, इन मेडिकल फील्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं BAL। ये होता है ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, ठीक है। इसे वॉर टाइम के, जब अपना ये वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रही थी तो उस टाइम पर इसे डेवलप किया गया था, और ये अपने आप में एक एंटीडोट था, एंटीडोट था किसका? आर्सेनिक की पॉइजनस गैस का, ठीक है, ऑफ आर्सेनिक कंटेनिंग पॉइजनस गैस, ठीक है। इसका ये अपने आप में क्या था? एंटीडोस था। और आर्सेनिक, आर्सेनिक कंटेनिंग जो पॉइजनस गैस होती है उसी को हम बोलते हैं ल्यूसाइड। तो ल्यूसाइड का ये एंटी है, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, ठीक है। और अभी भी इसका यूज होता है, यूज्ड इन ट्रीटिंग, यूज्ड इन ट्रीटिंग पॉइजनिंग बाय आर्सेनिक, मरकरी, गोल्ड, बिस्मिथ, एंटीमनी एंड लेड एंड कैडमियम। इन सब की अगर पॉइजनिंग हो जाए, इन सब का अगर ज्यादा अमाउंट आपकी बॉडी में चली जाए, तो उन सबको ट्रीट करने के लिए आज भी इसका यूज होता है BAL का, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड का, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड EDTA, इथाइलिन, क्या नाम रखेंगे इसका? EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? डायमाइन टेट्रा एसीटेटो और ट्राई एसीटेटो, दो फॉर्म होती है इसकी, ठीक है ना। इसे आज भी यूज किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली मेडिकल फील्ड वाले क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। तो इन्हें आप ऐसा नहीं कि नॉन इंपॉर्टेंट मानकर एक तरफ रखा रहने दो, ये अक्सर पूछे जाते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। अब अगर किसी एनिमल के अंदर, इन एनिमल्स, अगर कोई मेटल पहुंच गया है और वो टॉक्सिक प्रोपोर्शन में है, यानी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में है, मेटल्स इन टॉक्सिक प्रोपोर्शन, तो इन मेटल्स को निकालना बहुत जरूरी होता है। तो इन्हें अपन रिमूव करते हैं, रिमूव्ड बाय चीलेट थेरेपी, चीलेट थेरेपी, ठीक है। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, तो चीलेटिंग लीजेंट का अपन यूज करेंगे और इसे अपन निकालेंगे, ठीक है। कौन कौन से चीलेटिंग लीजेंट होते हैं जिसका यूज करके हम यहाँ पर इसे निकालते हैं? जैसे कॉपर है एंड आयरन है, इसे हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए जो चीलेटिंग लीजेंट लगते हैं वो डी पेनिसिलएमाइन, इसका यूज करते हैं, एंड डेसफेरी ऑक्साइन, इसका यूज करते हैं, बी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट,
ये कंपाउंड बहुत अच्छे से याद रखना, NH3 का होल ट्वाइस Cl2, इसका जो कॉमन नेम होता है उसे हम बोलते हैं सिस्प्लेटिन, ठीक है। और इसका यूज करते हैं, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका कि विच कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हाँ बेटा, ठीक है। तो अब आपके ये यूजेस वगैरह सब हो गए हैं, ठीक है, और ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।